नमस्कार। आज गुरुवार और मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी सेकुलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। कल 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे था और हमने बड़े पैमाने पे अहमदाबाद में उसको ऑब्जर्वेशन किया और काफी संगठन मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के साथ जुड़े वो ऑब्जर्वेशन को लेके। अच्छी बात है कि ऑब्जर्वेशन के अगले 2 दिन पहले ही गुजरात स्टेट की जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक अच्छा वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसएग्री उसके लिए फंडामेंटल राइट है और जो खास करके अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस 144 को लगाती रहती है कंटिन्यूअसली, उसको खारिज किया और बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही आप जो है आर्टिकल उसको लागू कर सकते हैं, वरना लागू करने से पहले उसके वैलिड रीजन भी देना पड़ेगा और लागू करने के लिए एडवांस में नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ेगा। सिर्फ अखबार में नोटिफिकेशन नहीं, पूरे सोशल मीडिया से लेके हर मीडिया को यूज करते हुए लोगों को उसको वेल इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसको लागू करना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक बड़ी राहत की बात है कि हम बार बार जितने भी पब्लिक प्रोग्राम करना चाहते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या कोई ह्यूमन चेन बनाना चाहते हैं किसी के सपोर्ट में या किसी के प्रोटेस्ट में, तो मुश्किल होता था अहमदाबाद में और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो कुछ सिटीजन्स ने इसको लेके पिटीशन किया था और इसका वर्डिक्ट भी आया। रेफरेंस था कोरोना के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका एक केस का लेके रेफरेंस था और उसमें ये वर्डिक्ट आया। आज जो हम बात करने वाले, कल तो हमने ह्यूमन राइट्स डे को लेके काफी इश्यूज है पूरे स्टेट के और देश के और दुनिया के, उसके बारे में बात किया था। काफी स्पीकर्स ने अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस किया था। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी देश में नए 4 लेबर कोड लागू किए गए और हम जानते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तो बहुत कम मजदूर कह सकते हैं ऐसे रहे हैं। ट्रेड यूनियन हमारे देश में एक बड़ी ताकत के रूप में थे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिसको बोलते हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन, ऐसे 10 मजदूर संगठन है और ये मजदूर संगठन काफी टाइम से ये लेबर कोड के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। पर हम जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो तो कोई प्रोटेस्ट को सुनना नहीं चाहते, लेबर यूनियन का ओपिनियन भी लेना नहीं चाहते, कोई कंसल्टेशन भी नहीं। और हमें वो भी पता है कि हमारे देश में खास करके हमारे राज्य का जो इंडस्ट्रियल सिनारियो है उसमें हमारा एक्सपीरियंस है कि इतने सारे वर्कर्स मारे जाते हैं, इतने सारे एवरी डे। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल हादसा ना हुआ हो और कोई लेबर जल के, कोई ऊपर से गिर के, कोई मलबा गिर गया, कोई इसके कारण मर गया, कोई बॉयलर फटने से मर गया, कोई इसके कारण ही हो गया। तो ये सिलसिला जारी है। वहां तक कि डीसा में तो वो फटाके की फैक्ट्री में लोग मारे गए, उसका केस सुप्रीम तक गया है। सुप्रीम में से वापस हाई कोर्ट को बताया गया है कि आप इसकी सुनवाई कीजिए, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठन कीजिए। तो गुजरात में एवरी डे, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट है इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, पूरा देश में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेबर पे सबसे ज्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म भी रहता है और लेबर के हालात सबसे खराब है। और गुजरात में काफी जो चेंजेस किए हैं लेबर लॉज में, वो सब लेबर के खिलाफ के चेंजेस आए हैं। कोरोना के टाइम पे पहले शुरुआत हुआ था, अभी 12 घंटा काम, फिर महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम, वो तो शुरू किया था गुजरात गवर्नमेंट ने। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए लेबर कोड में पूरा लेबर के खिलाफ पूरा स्टैंड लिया है। सरकार क्या बोल रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर ईज ऑफ लिविंग कब होगा हमारे देश में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ टूरिज्म, ये सब की बात है, पर ईज ऑफ लिविंग ऑफ अ कॉमन मैन एंड कॉमन लेबरर, उसकी बात हमारे देश में नहीं है। क्योंकि लेबर की बात करना तो गुजरात में बड़ा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि लेबर खुद को कोई लेबर कहने के लिए भी तैयार नहीं है। हम व्हाइट कॉलर लेबर होने के बावजूद भी हम सब सोचते हैं कि हम लेबरर नहीं है, हम तो एग्जीक्यूटिव है, हम तो मैनेजर है, हम तो ऑफिसर है, हम तो जीएम है, डीजीएम है, जो भी मतलब उसके जो हायरार्की है। पर ये व्हाइट कॉलर
लेबर होने के बावजूद इतना सारा देश में सबसे ज्यादा देखा जाए तो मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है, नहीं कि वो कास्ट या वो कम्युनिटी का, पर उसके बारे में कोई बात नहीं है। इसलिए इतना बड़ा बदलाव देश में लाया गया, ट्रेड यूनियन को छोड़ के किसी ने इसका खिलाफ बात नहीं कही। रादर हमारे देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के खिलाफ एक माहौल है। ट्रेड यूनियन वाले पैसे के लिए करते हैं, ये सब लोग इसके लिए करते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक समय में होता था, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, पर हमारे देश में 98% लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट अभी गीग वर्कर्स के लिए कानून लाने की बात कर रही है, पर कानून तो बहुत सारे हैं। ये जैसे लेबर लॉज भी बहुत सारे थे, अच्छे थे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ? तो अगर ये नए लेबर कोड ला रहे, गवर्नमेंट एवरीडे एडवर्टाइजमेंट दे रही, इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? लेबर कमिश्नर की ऑफिस में सब जगह खाली है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी तो खाली है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई कानून को लेके हमारे देश में और राज्य में वही सवाल है। कानून तो बहुत बनाते हैं हम लोग, पर वेर इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन, वो सवाल है। और ये लेबर कोड जो है, उससे लेबर सेक्टर जो है, मतलब हमारे देश के मजदूर वर्ग जो है, उसके हालत क्या होंगे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए नया विषय है, फिर भी ये जरूरी है इसके बारे में चर्चा करना। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर जो है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन में से 10 ट्रेड यूनियन है, उसमें से एक है, उसके गुजरात के रिप्रेजेंटेटिव तपन दास गुप्ता आज हमारे साथ है। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ इस विषय के बारे में हमें बताए। धन्यवाद तपन भाई। यहाँ उपस्थित सारे जो बुजुर्ग साथी हैं उन सबको, और जो दूसरे साथी हैं उन सबको अभिनंदन करते हुए आज आप यहाँ पर आए हैं, मुझे बोलने का मौका मिला है। आज की ये जो विषय जो है, ये विषय की अहमियत बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, क्या परिस्थिति चल रही है। कुछ समय पहले मैं और मेरे एक साथी इंद्रजीत सिंह ग्रोवर जी भरूच के पास एक सायका गांव है, वहां पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक विस्तार है, वहां गए थे इसलिए कि पेपर में एक न्यूज आया था कि वहां विशल्यकरणी फार्माकेम करके एक कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और काफी लोग मारे गए थे। ब्लास्ट बहुत होता है और कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो उसी सीरीज में ही एक घटना है ऐसा लग सकता है, लेकिन हमने तय किया कि हम वहां पर फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए जाएंगे। और जब गए और जो देखे, और खाली वहां ही गए ऐसा नहीं है, उसके बाद हम भरूच के लेबर ऑफिस गए, वहां का अधिकारी को भी मिले, उनसे जो कुछ बात हुआ उससे एहसास हुआ कि ये जो लेबर कोड आने जा रहा है उसका कितना भयंकर परिणाम आने वाला है। इतनी भयंकर ब्लास्ट हुई थी कि 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बिल्कुल धराशायी हो गया था, जैसा कि भूकंप हुआ हो। जो मजदूर वहां काम करते हैं मोस्टली बिहार यूपी से आए हुए थे। ऐसा तो गुजरात में देश के करीब करीब सारे राज्य से काम करने आते हैं। वहां जो हमें मिले ज्यादा से ज्यादा लोग, उनसे बातचीत करके भी जो पता चला, वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, और बहुत ही मतलब काली मजूरी करनी पड़ती है उनको। सबसे जो चौंकाने वाली बात थी, एक जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई, उसी बिल्डिंग के ऊपर छत में मजदूरों को रहने का अरेंजमेंट, और जो लेबर ऑफिस से हमें जानने को मिला,
ये नया कानून के तहत पहले था कि कॉन्ट्रैक्टर अगर 20 मजदूर काम में लगाता है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। आज उसको बढ़ा के 50 कर दिया। इसके कारण लेबर ऑफिस में कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर वो कोई लाइसेंस लेते ही नहीं है, और भी कम हो गया, जो थोड़ा बहुत भी था और भी कम हो गया। और उसके चलते हुए पूरे विस्तार में कौन से मजदूर कहां से आया है, क्या हालत में काम कर रहे हैं, किस प्रकार के अन्याय उनके साथ हो रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी लेबर ऑफिस में है नहीं। और वो पूरे जो एरिया था, वो पूरा एरिया केमिकल फैक्ट्री है। पूरे जैसे हम अंकलेश्वर से पास होते तो कैसे एक स्मेल आता है, उसी तरह के हम जैसे साइका में एंट्री ले रहे थे उसी समय वहां पर उतना भयंकर दुर्गंध और जलन हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिंपल दुर्गंध, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। और उसी हालत में उतना भयजनक कंपनियों के छत में उन्हें रहने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स, हेल्थ के इश्यू, किसी भी तरह की बात को बेध्यान रखा जा रहा है, ये बात देखने को मिला। और उसी बैकग्राउंड में हम आज लेबर लॉज की जो चेंज, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में लेबर लॉज यूं नहीं आ गई थी, उसके लिए मजदूरों को सारे दुनिया में खूब लड़ना पड़ा। और उस समय भी करीब 1820, 25, 30 इस दौरान में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, खाली पुख्त वय की मजदूरी काम करते थे ऐसा ही नहीं, बच्चों को भी, महिलाओं को भी बहुत ही बेरहम ढंग से काम करना पड़ता था। उस समय जो भी मानवतावादी वहां के उस देश के जो व्यक्तित्व थे, उन लोग इससे परेशान हुए थे। आप जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस ने इस बातों को लेके बहुत जबरदस्त उनकी नॉवल है। ऐसे कई लोग इससे प्रभावित हुए थे और उन लोग चाहते थे कि इस परिस्थिति में बदलाव हो। और चारों साथ साथ मजदूर आंदोलन को भी जबरदस्त बढ़ रहा था। इसके चलते हुए ऐसे कहा जा सकता है पहला मजदूर कानून 1833 के साल में बनी, और वो बना बच्चों को लेकर कि उस समय एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह दिखाया गया था कि अगर आज सुबह के समय बच्चा काम में जाता है तो पूरा दिन काम करके दूसरा दिन भी काम करके शाम को वो छूटता है, और बीच में सिर्फ एक एक घंटे का ब्रेक मिलता है। ये दयनीय परिस्थिति के अंदर ये कानून आया, और सबसे पहला कानून आया कि उन्हें 10 घंटे के ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। और उसके बाद में 1837 में दूसरा कानून आ रहा है, जिसमें कहा, उसमें महिलाओं की बात भी लिया जा रहा है। उस समय कहा गया कि 12 घंटे से ज्यादा उनको काम नहीं करवाया जा सकता है। मतलब क्या है, उस समय 16 घंटा 18 घंटे तक सबको काम करवाया जाता था। आप जानते हैं मई दिवस के बारे में। मई दिवस के जो आंदोलन हुई थी, ये 16 घंटा 18 घंटे काम को लेते हुए जे अमानवीय रूप से उनके ऊपर बेरहम शोषण हो रही थी, उसके सामने 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा रिक्रिएशन। मतलब मैं और कुछ भी करना चाहूं, मैं गाना गाना चाहूं, मैं खेलकूद करना चाहूं, मैं कुछ पढ़ना चाहूं, उसके लिए मुझे और 8 घंटा चाहिए। इसको लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और अमेरिका में ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने में चला गया था। हे मार्केट में मजदूरों की बहुत बड़ी सभा और जुलूस में पुलिस ने गोली भी चलाई थी, मजदूर मारे भी गए थे, और उसके जरिए ये आंदोलन में जीत भी हुई थी। और उसके बाद उसको हे मार्केट मूवमेंट के रूप से जाना गया है, और उसी के बाद से कानून बनता रहा। ऐसे परिस्थिति में जो कानून आ रहा है, आपको इसी के चलते हुए भारत में भी कानून में बदलाव आ रहा है। भारत में जो कानून आ रहा है, वो सबसे पहला कानून आ रहा है 1881। 1881 के कानून में भी बच्चों को लेके ही कानून आया कि उनको कितना घंटे काम करवाना चाहिए, 9 घंटे ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहिए, और एक दिन में बच्चा 2 कंपनी में काम ना करे वो भी देखना है, उनको उसके साथ साथ पढ़ने का मौका मिले वो भी देखना है। और इसी ब्रिटिश इंग्लैंड में भी जो कानून बना था और यहाँ भी जो लोग कानून बना है,
वहां पर एक इंस्पेक्टर भी रखा गया देख रेख के लिए, ये गलत तो कुछ नहीं कर रहे। और उसके चलते हुए आगे आगे दूसरे दूसरे कानून बनता जा रहा है। दूसरा जो कानून बन रहा है वो खाली मैं आपको बताने के लिए, शुरुआत के दिनों में एक बना वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वीकली हॉलीडे एक्ट, वीकली हॉलीडे नहीं था उसके लिए भी कानून बनाना पड़ा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये बहुत अहम है आज की लेबर लॉ के चेंज के संदर्भ में। अभी ये बोल रहे हैं कि कौन से कंपनियों में लेबर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर लागू नहीं पड़ेगा, उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन भी बहुत ही खतरनाक है। और आजादी के बाद जो कानून बने वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेज एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये सारे कानून के तहत ऐसा 51 कानून था। इस 51 कानून के तहत यहां पर मजदूरों के अधिकारों की रक्षण की जाती थी। मजदूर कानून को उल्लंघन करना आम बात थी। सरकार के छत्र छाया में रहते हुए कई सारे कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां मजदूर कानून को उल्लंघन करते थे। और उसके सबसे बड़ा जीता जागता नमूना जो है हमारे सूरत शहर है। आज गुजरात में आखिरी 2-3 साल पहले कोशिश किया कि 12 घंटे काम को कानूनी बनाया जाए, उसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसको उस समय अमल नहीं कर पाए कोरोना के समय। उसके बाद अभी फिर से उस कानून का अमल किया, मतलब लाया गया 12 घंटा काम और महिलाओं की रात नाइट शिफ्ट। सूरत में आपको आश्चर्य होगा, आखिरी करीब 20 साल से ये 12 घंटे का काम चल रहा था। आज करीब सारे गुजरात में 12 घंटे काम आ गया है। मैं वहां पर एक बस ड्राइवर से एक बार बात कर रहा था कि भाई कानून में तो है 8 घंटा काम कर, आप गैर कानूनी काम मैंने आपको जोड़ रहे हैं, अच्छा बात। वो बोले क्या करेंगे, पगार ही नहीं आता है तो करना पड़ेगा, मजबूर है। खाली उतना ही नहीं, सूरत में आज की स्थिति में जो कानूनी है उनको कोई लंच आवर नहीं दी जाती है, उनको लैट्रिन बाथरूम कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है, पीने का पानी का सुविधा नहीं दी जाती है, उनको खुद को पानी जग में भर के लेके जाना पड़ता है। ऐसा भी घटना हुआ है कि रात के समय उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी तो खुले में उनको टॉयलेट जाना पड़ा और साथ में मोबाइल था, कोई मार झोड़ करके उनको मोबाइल लूट के लेके चला गया। महिला जहां काम करते हैं, सबसे आश्चर्य की बात है, जहां महिलाएं काम करते हैं वो थोड़ा बहुत भी बाथरूम ना जा सके, बाहर कहीं जा ना सके, उसलिए शटर बंद कर दिया जाता है। इस हालत में कई समय से गैर कानूनी ढंग से ये सब कुछ चल रहा है और सरकार आज उसमें से ये कानून में बदलाव लाके ये सारे गैर कानूनी काम को कानूनी कर दिया। ये भयंकर एक डायमेंशन है। भारत में जो कानून आया है या दुनिया में जो कानून आया है उसके पीछे मेहनत कश लोगों की संघर्ष के एक इतिहास है। उस इतिहास को एक ही झटके में उन्होंने साफ कर दिया और सारे रिट्रोग्रेटिव, मतलब हम जैसे कि पीछे जा रहे हैं, जो 12 घंटे काम 16 घंटे काम 1820 30 40 के समय हम करते थे, आज फिर से वहीं पर जाने की बात आ रहा है और उसको भी विकास के नाम पर जा रहा है। इसमें जब हम ये जो नया कोड जो आया है, कोड की बात हम करें, उसमें कुल 51 कानून था। 51 कानून में से 29 कानून को उन्होंने रद्द किया। यह शुरू कब हुआ? यह शुरू हो रहा है 1990 के दशक 90 के समय से, जब हम लोग WTO और गाट में ये कर रहे हैं, गाट में सिग्नेचर कर रहे हैं और WTO में मेंबर बन रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात आ रही है। उसके बाद से कई सारे चेंजेस, जैसे कि
आउटसोर्सिंग, फिर सरकारी खर्च कम करने के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कई सारे पोस्ट एबोलिश कर देना, ये सारे, जैसे मतलब डॉक्टर की पोस्ट एबोलिश हो गया है, बड़े बड़े ऑफिस में कई सारे पोस्ट एबोलिश हो गया, एक आदमी को 5-5 टेबल का काम संभालना पड़ता है। ये सब चीज उसी समय से शुरू हुआ था। बाकी तो प्राइवेटाइजेशन वगैरह वगैरह तो है, एजुकेशन की, हेल्थ की, जो सर्विस सेक्टर है उसकी प्राइवेटाइजेशन, अभी बिजली में भी नई कानून आ रहा है, वो उस समय से शुरू हुआ था। लेकिन मजदूर कानून बदलने का प्रक्रिया 1999 में, जब वाजपेयी जी सरकार में थे, उसी समय से उसका शुरुआत होती है। उन्होंने, उनका नाम मैं बता रहा हूं, वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक नेशनल लेबर कमिश्नर बनाया, जिसको हेड कर रहे थे कांग्रेस के ही एक विधायक एमपी, वो थे रविंद्र वर्मा। उन्होंने सारे लेबर लॉ को बदलते हुए 5 लेबर कोड की बात की थी, 5। और ये जब 5 लेबर कोड लाना था, उस समय से ही सारे देश में इसका विरोध शुरू हुआ था। और इस विरोध के चलते हुए ये नहीं ला पा रहे थे। वो जो वो कर रहे हैं, वो कौन सा कानून और किस किस रूप से चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो है कि एक बात हमको समझना पड़ेगा, आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 1976 में एक कन्वेंशन पास हुआ था कि मजदूर कानून में जो भी परिवर्तन लाना होगा, उसमें ट्राइपार्टाइट चर्चा के बिना संभव करना नहीं चाहिए। भारत में 1940 से शुरू करके 1915 तक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होता रहा, जहां पर सरकार, मजदूर प्रतिनिधि और मालिकों की प्रतिनिधि, इन तीनों की उपस्थिति में मजदूर कानून के बारे में सारे चर्चाएं होती थी। क्या परिवर्तन करना है या नहीं करना है, जो भी है उस वहां पर चर्चा हो रही थी। 2015 से लेके अभी तक उस प्रक्रिया संपूर्ण रूप से बंद है। तो ये जो लेबर कोड लाया जा रहा है, इसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओपिनियन को लिया बिना सिर्फ एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 11 नेशनल ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है मान्य, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेशनल ट्रेड यूनियन के रूप में 11 ट्रेड यूनियन मान्य है, जिसमें से सिर्फ बीएमएस के छोड़कर बाकी 10 यूनियन को इसके बारे में प्रोटेस्ट है। तो क्यों प्रोटेस्ट है, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। हाँ। मजदूर कानून में जो बदलाव भी आ रहा है, 29 कानून को उन्होंने संपूर्ण रूप से रद्द कर दिया। पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा क्या क्या मजदूर कानून रद्द हो रहा है। द कोड ऑफ वेज, उसके अंदर क्या क्या मजदूर कानून को रद्द किया। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द मिनिमम वेज एक्ट 1947, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, आईआर कोड जिसको कहा जा रहा है, उसमें क्या क्या रद्द हुआ। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, और तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये रद्द हो गया, उसमें नया रूप से लाया है। सोशल सिक्योरिटी कोड, उसमें क्या क्या रद्द हुआ है। द वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस एक्ट 1948, the Employment Exchange Act 1959, the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1961, the Cine Workers Welfare Fund Act 1981, the Building and Construction Workers Welfare SAFE Act 1996, the Organized Workers Social Security Act 1996. Lastly, जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क कंडीशन कोड, इसमें जो रद्द हो रहा है, इसमें 13 कानून रद्द हुआ है। फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट में जो बॉयलर कैसा है, क्या है, वहां पर
सारी चीज ठीक ठाक है, नहीं उसका जो इंस्पेक्शन होता है वो रद्द हो गया। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1948, माइनिंग एक्ट 1952, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955, डिबार्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स एक्ट 1961, Bidi and Cigar Workers Act 1966, Contract Workers Act 1970, Sales Workers Act 1976, Interstate Migrant Worker Act 1979, Cine and Theatre Workers Act 1981, Dock Workers Act 1986, and lastly, Building and Construction Other Construction Workers Act 1996. अभी मैं कोशिश करूंगा, ये बहुत सारा बात है, आज सारा मुद्दा को लेके चर्चा करना संभव नहीं हो, लेकिन उसमें जो अहम मुद्दा है जो है उसको मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने वेज में चेंज किया, वेज के कंसेप्ट को पूरा बदल दिया। वो बोल रहे हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ्लोर वेज तय करेगा और पूरे देश में उस फ्लोर वेज से कम कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है और इसी बात को जोर शोर से सारे पेपरों में, हर जगह में, टीवी में, मीडिया में प्रचार हो रहा है। ये जो फ्लोर वेज है वो हर 2 साल में उसको सुधार होनी थी। आज से 5 साल पहले ये फ्लोर वेज तय हुआ था और आज तक उसका कोई सुधार नहीं हुई। वो फ्लोर वेज कितना है? 176 रुपीस, 176 रुपीस, जो सारे देश के सारे राज्यों के इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो मिनिमम वेज है उसे कम है। तो आप बताइए ये कैसे संभव होगा? इस फ्लोर वेज को आप एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे हम लोग? अगर सारे कंपनियां 176 से थोड़ा भी 20, 25, 50 रुपया ज्यादा देकर 200 रुपया वेज देते हैं, जबकि उनको मिनिमम वेज आज गुजरात के संदर्भ में 400, 450 के आसपास है, तो वो कैसे एक्सेप्टेड हो सकता है? और उसको बोल रहे हैं एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। दूसरा, इसमें वेज की कंसेप्ट आमतौर पे मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज हुआ करता था। इन तीनों को ही उन्होंने तिलांजलि देके 176 रुपीज आर्बिट्रेरली वो लाके खड़ा कर दिया। उसमें भी उन्होंने ही एक कमेटी बनाए थे कि मिनिमम वेज कैसे होगा, क्या होगा, वो उसको ये करने के लिए उनके ही रिकमेंडेड कमेटी ने कहा था कि 375 रुपीज पर डे होना चाहिए प्लस 1430 रुपीज हाउस रेंट होना चाहिए। उन्होंने उसको भी नहीं माना और 176 रुपीज तय कर दिया। दूसरा है, नेक्स्ट जो मैं आता हूं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हम क्या सुने थे? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है। अभी आ रहा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आप लोग कड़िया नाका देखे हैं, कड़िया नाका में मजदूर खड़े रहते हैं। हमारे में से किसी को भी जरूरत पड़ा, हम गए, भाई 5 दिन का काम है, इतना काम है, तो तय होता है कि 2 कड़िया चाहिए, 1 कड़िया चाहिए, 5 मजदूर चाहिए और क्या क्या चाहिए। अगर सलिया बांधने का काम है तो सेंटिंग वर्कर्स चाहिए। फिर तय होता है कि इतने में ये काम होगा, आपको 10 दिन में कि 5 दिन में पूरा करना है, फिर तुम तुम्हारा मैं मेरा। यही चीज वापस फैक्ट्री में आने जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये जो वेल्डर, फिटर, टर्नर या तो ये सब जो देखते हैं हम, उन लोग कड़िया के जैसे ही, मतलब मिशन की जैसे ही कहीं पर रास्ते के खड़े रहेंगे और कंपनी का आदमी आएंगे, उनको बोलेंगे मैं हमारे इतना सारा पैनल बॉक्स बनानी है, इसमें 2 फिटर, 1 वेल्डर और 1 मशीनिस्ट चाहिए और 3 महीने का काम है या 6 महीने का काम है या 1 साल का काम है, 1.5 साल का काम है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी जो मिनिमम परमानेंसी का एक धारणा थी वो भी खत्म होता जा रहा है। आप समझिए, ये सारे कानून, इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, ये सब का अर्थ ही न हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, उन्होंने कंपनी के जो व्याख्या है उसमें भी बदलाव ला रहे हैं। कानून किसको लागू पड़ेगा? मानिए जिसको हम फैक्ट्री कहेंगे उसमें लागू पड़ेगा। तो पहले कानून था, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ऐसी कंपनी में 10 मजदूर
और इलेक्ट्रिक के बिना चल रही है ऐसे 20 मजदूर अगर काम कर रहा है तो वहां पर मजदूर कानून लागू पड़ेगा, उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। अब उसे बढ़ाकर 20 और 40 कर दिया। तो समझिए कई सारे कंपनियां, खास करके छोटे मोटे कंपनियां मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो रहे हैं। उसी तरह से और एक चीज लाए, वो भी बहुत दिलचस्प है। पहले कंपनियों को बंद करना हो, मतलब ले ऑफ, ले आउट, रिट्रेंच, छटनी करना हो, तो कानून क्या था? 100 मजदूर अगर है तो उन्हें सरकार से परमिशन लेना पड़ता, उनको पहले बताना पड़ता और सारे कानूनी जो तौर तरीका है, इतना कंपेंसेशन देना पड़ेगा, इतना हिसाब से पगार देना पड़ेगा, वो करके ही करना पड़ता है। और सरकार अगर ना बोले तो नहीं कर सकता है। अब उसको बढ़ा के 300 कर दिया। उसी तरह से जो मैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बोल रहा था, आप समझिए स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वो होता है कि कंपनी किस नीति नियम के आधार पर चलेगा, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी पहले था कि 100 मजदूर काम करता है तो वहां स्टैंडिंग ऑर्डर लागू पड़ेगा। अभी जो हुआ है 300 मजदूर हो तो ही लागू पड़ेगा। तो एक ही झटके में करीब करीब 75% ऑफ द इंडस्ट्री इस मजदूर कानून से बाहर निकल जा रहा है। और एक बात है, पहले था जो मैंने पहले बताया, कॉन्ट्रैक्टर को जहां 20 मजदूर अगर वो एम्प्लॉय करता है, काम में लगाता है उसे, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उसे 50 कर दिया गया। तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर बिना लाइसेंस के ही अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, चचेरे, सारे सगा संबंधी के नाम से अलग अलग लोगों को लाके 300-400 मजदूरों को एम्प्लॉय कर दिया तो उनको लाइसेंस भी लेना नहीं पड़ेगा। इसका परिणाम इतना खतरनाक है जो मैंने बताया, साइका में मैं देख के आया। मजदूर है लेकिन वो अदृश्य मजदूर है, वो हम कह सकते भूत है, उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है सरकार के किताबों में। सरकार की जो नोटबुक है उनका कोई अस्तित्व उसमें है ही नहीं। वो झारखंड से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, उड़ीसा से आए, कहां से आए हैं कौन जानता है। ये चीज हमने सूरत में देखे, भूतिया मजदूर बोलते थे हम उसको। काम कर रहा है लेकिन और कोई नाम लिखा हुआ है, अगर वो मर गया वो हम साबित ही नहीं कर पाएंगे ये मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। ये चीज अभी कानूनी तौर पर सारे जगह में होने जा रहा है। इतना खतरनाक है ये कानून। और इसी तरह के माइग्रेंट वर्कर्स में भी उन्होंने पहले 5 मजदूर काम करे तो उसको सारे कानून लागू पड़ता, अब उसको 10 मजदूर कर दिया। इसके साथ साथ राइट टू स्ट्राइक एक मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार था। उसको सही इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जब मजदूर बिल्कुल बेहाल हो जाते थे, भूखे मरने की स्थिति में आ जाते थे, या तो उनके साथ इतने अन्याय हो रहा है ताकि काम करना मुश्किल होगा, जीवन चलाना मुश्किल होगा, आखिरी और अहम हथियार के रूप में राइट टू स्ट्राइक के रूप में था। पहले कानून क्या बोल रहे थे कि एसेंशियल जो सर्विसेज है उसको छोड़कर बाकी सारे कंपनियों में मजदूर कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। एसेंशियल सर्विसेज में क्या है, उसको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अब नए कानून में एसेंशियल सर्विस तो ठीक, सारे कंपनियों में 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। मात्र उतना ही नहीं कि 14 दिन बाद आप स्ट्राइक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर मालिक कंसिलिएशन में चला जाता है इसको लेके लेबर ऑफिस में, जब तक कंसिलिएशन चलेगा, 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तब तक मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। ये नया कानून आ गया। तो आप समझिए मालिकों के हाथ में कितना जबरदस्त पावर दे दिया गया। दूसरी बात, अगर गैर कानूनी ढंग से स्ट्राइक हो गया मान लीजिए, तो उसको इलीगल करार तो देंगे ही, तो मजदूरों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जेल तक की सजा आज है, पहले भी था, आज भी है। लेकिन मालिक अगर कोई गलत करते हैं, पहले उन्हें कैपिटल पनिशमेंट की दिया जा सकता था, आज उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट निकाल दिया है। खाली एक क्या बोलते हैं, दंड
1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दंड करके उनको छोड़ दिया जाएगा। मतलब वो और कोई डरेंगे नहीं। 1, 2 लाख, 3 लाख रुपया क्या बड़ी बात है। और कब वो बात आएगी कि जब उन्हें कोई पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो वो होते थे उनको कोर सेक्टर में लगाना मना था। कोर सेक्टर और परमानेंट नेचर है जहां काम पर, जो काम के परमानेंट नेचर है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाया नहीं जा सकता था। आज वो भी हटा दिया गया। कहीं भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें, जो आपको सुन के काफी आश्चर्य लगेगा। हम लोग जानते हैं ना, फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वो जाके पता लगाते हैं क्या है क्या नहीं है, उसमें कोई गलत तो नहीं, और उसमें जो भी है भ्रष्टाचार चलता है जो भी है, लेकिन कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आ गया तो सिंसियरली भी काम करता हो। लेकिन एक स्कोप था, एक मौका था। आज लेबर ऑफिसर रहा नहीं है, लेबर इंस्पेक्टर नहीं रहा, उसको क्या कहा, फैसिलिटेटर कम इंस्पेक्टर। उसको काम इंस्पेक्शन करना नहीं है। इंस्पेक्शन का कैसे होगा, ई इंस्पेक्शन होगा, ऑनलाइन। वो कैमरा में दिखाएगा कि देखिए मेरे यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑनलाइन दिखाएगा। और दूसरा और एक प्रबंध है, वो इससे भी हास्यास्पद भी है और भयंकर भी है, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन। मालिक खुद को सर्टिफाई करेगा कि मेरे यहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई गड़बड़ है नहीं। अगर कोई मजदूर उसके खिलाफ अगर बोला कि नहीं यहां पर ये तकलीफ है वो तकलीफ है, तो जाके वहां पर इंक्वायरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौन सा मजदूर का इतना हिम्मत है कि खुद के मालिक के खिलाफ जाके बोल सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। और अगर इंस्पेक्शन भी होगा तो अगर गुजरात के संदर्भ में आप समझे तो गांधीनगर से अगर इंस्ट्रक्शन आएगा, वो भी क्या बोल रहा है, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ सिस्टम में इंस्पेक्शन आएगा। नेचुरल जो इंस्पेक्शन होगा, हर महीने में 2 अगर इंस्पेक्शन करना है, वो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। किसका होगा नहीं होगा वो अलग बात है, और पहले भी तो उनको पता भी चल जाएगा कौन कहां इंस्पेक्शन आ रहा है, वो सब कुछ ठीक ठाक करके सुंदर करके रख देगा। और गांधीनगर से अगर इंस्ट्रक्शन जाता है तो जाके वो इंक्वायरी करेगा। आप समझ सकते हैं अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जमाने में गांधीनगर से कब इंस्पेक्शन जाएगा, उसका क्या कारण होगा, कैसे आर्म ट्विस्टिंग होगा। कोई भी मालिक अगर सरकारी पक्ष के खिलाफ जाके कुछ कर रहा है या उनके लाइन में अगर टो डाउन नहीं कर रहे हैं, तो जाके इंस्पेक्शन होगा। और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड पहुंच जाएगा तो इंस्पेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये समझना बहुत कठिन बात हमारे लिए नहीं है। इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन बनाने का प्रक्रिया भी काफी जटिल कर दिया। पहले 45 दिन में ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन देना है, ये कंपलसरी था। वो समय सीमा को भी काफी बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ साथ पहले ऐसा था, एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एक कंपनी में जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका 10% या तो 10% या तो 100 आदमी, उनमें से जो कम होगा उससे उतना मेंबरशिप से हम ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। मानो कोई जगह पे 1000 आदमी काम कर, मतलब 2000 आदमी काम कर रहे हैं, तो 10% ऑफ इट मीन्स 200, तो उसमें मैं 100 से ही मैं ये कर सकता हूं। और अगर कहीं पर 500 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसका 10% मतलब 50, तो 50 से मैं जो कम होगा दोनों में से उससे मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं ट्रेड यूनियन का। अब उसकी जगह पे 30% एंड 300 कर दिया। तो कोई भी जगह पे यूनियन बनाना इतना आसान, ऐसे ही एंटी यूनियन माइंड बना के रखा है, एंटी यूनियन माइंड चल रहा है। तो उसमें आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भी जाके उनके राइट्स को लेके जो लड़ना चाहते हैं कैसे यूनियन बनाएंगे। एक पूरा यूनियनाइजेशन की प्रक्रिया इसी के तहत पे चल रहा है। इसमें और एक बात भी मैं कहना चाहूंगा, मजदूरों में भी एक डिवीजन उन लोग पैदा कर रहे हैं। पहले वर्कर्स जो है
उनमें से सब लोग वर्कर्स, मतलब 20-25 हजार पगार हो गया तभी वो वर्कर्स है। अभी ये कह रहे हैं जो 15,000 जिसका सैलरी है उसको सुपरवाइजर कहा जाएगा, वो वर्कर्स नहीं होगा। तो उनका और उनके बीच में और आम वर्कर्स के बीच में एक डिवाइड हो गया, तो उनका यूनिटी उससे टूट जाता है। अप्रेंटिस को पहले वर्कर्स गिनी जाती थी, वर्कर्स के सारे राइट उनको मिलता था। अप्रेंटिस को अभी वर्कर्स नहीं गिनी जाएगी और वर्कर्स के सारी राइट से वो वंचित रहेगा। उनको जितना चाहो काम आप करवा सकते हो। सोशल सिक्योरिटी में क्या किया? ठीक है, प्रोविडेंट फंड सबको मिलेगा, ये होगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, सब बातें हो रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक उसमें जरा सा परिवर्तन लाया है और वो परिवर्तन बहुत घातक परिवर्तन है। वो क्या है कि आप मजदूर अगर कहता है कि हमको प्रोविडेंट फंड नहीं चाहिए तो आपको छूट मिलेगा। मालिक तो चाहता ही है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा वो क्यों खर्च करे। और जितनी महंगाई बढ़ रही है उसमें और गरीबी बढ़ रही है, हर चीजों के लिए तकलीफें बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा पगार मैंने 200-300 रुपया 500 रुपया करता था, वो अगर मुझे मिल जाए, मजदूर को लंबे सोचने की जो ताकत नहीं होने के कारण वो मान जाएगा, या तो कोई भी मालिक उसको धमकी देके चुप कर देगा, मत करो। ठीक है, ट्रेड यूनियन में और एक डेंजरस चीज आ रहा है, कोई भी कंपनी में एक ही मान्य ट्रेड यूनियन होगा। पहले था कि वोटिंग होता था, लेकिन 35% वोट होने से जिसको जिसको मिलेगा वो सब मान्य ट्रेड यूनियन में गिनी आई थी। अब उन्होंने ला कर दिया उसको 51%। मतलब जो यूनियन मालिक से अप्रूव्ड है या मालिक से नजदीक नजदीक चलता है, उनको हाजी हाजी करके चलता है, मोस्टली उन्हीं को ही ये 51% मिल जाएगा। जो ये कानून का विरोध करता है या मालिकों की जी हजूरी नहीं करता है, उसको ये मान्यता नहीं मिलेगा। और एक बड़ा चेंज आया है। पहले अगर कोई मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे काम कर रहा है, उसमें कानून था, अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर जवाबदार है, लेकिन जो मूल मालिक है जिसको हम कहते थे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उतना ही जवाबदार है। अगर कॉन्ट्रैक्टर कंप्लाई नहीं करता है, उसको पगार नहीं देता है और कुछ चीज नहीं करता, कॉन्ट्रैक्टर को सजा होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, हाथ में नहीं आ रहा है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी सजा होगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर को ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बताया जा रहा है। अगर वो भाग गया तो ये एक तरह से जो मूल मालिक है उसको बचाने का एक षड्यंत्र इसके जरिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ डिस्प्यूट जब खड़ा होता है, पहले क्या था, आप लेबर ऑफिस जा सकते हैं, कंसिलिएशन में जा सकते हैं, या तो लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया। कह रहे हैं कि कंपनी के ही अंदर एक कंसिलेटरी कमिटी रहेगा, उसके अंदर ही आपको सारा चीज करना पड़ेगा। और एक चीज जो है, जो लेबर ऑफिस जो है उसमें एक आईएएस अधिकारी भी रखा जाएगा लेबर कमिश्नर के साथ साथ। वो दोनों मिलकर तय करेंगे कि ये कोर्ट में जाने लायक है या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस में डीमेरिट करके उसको बाजू में निकाल दिया जाएगा, कोर्ट में जाएगा ही नहीं। इसी तरह से एक नया कंसेप्ट जो आ रहा है, मीनाक्षी बेन ने बताया, गीग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गीग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स शायद काफी लोगों के लिए नाम नया है, कुछ जरूर जानते हैं। जिन लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, आपके लिए जोमैटो वाला खाना लाके देता है, स्विगी वाला खाना लाके देता है, ओला उबेर वाले गाड़ी लेके आ जाते हैं एक ऐप के जरिए, ये इसको ऑनलाइन ये कहा जाता है, गिग वर्कर्स कहा जाता है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है। मोस्टली आज ये जो लोग जो है, ये गर्मी हो कुछ भी हो, आपको दौड़ना पड़ता है, ब्लिंकिट आपको 10 मिनट में हम पहुंचा देंगे, कितना भी दूर ना हो। मालिक बोलेगा जाओ 10 मिनट में पहुंचा के आओ। वो बोल रहा है कि मैं 20 मिनट लगेगा, इतना ट्रैफिक है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो फिर कल से नौकरी मत आना। और इसको मजदूर मालिक का रिश्ता भी नहीं माना जा रहा है।
मजदूर और मालिक का जो संबंध है वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, इसलिए मजदूरों के सारे अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। ये है गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। इसको लेके इस एक्ट में खाली मेंशन है, आगे कुछ किया जाएगा इतना ही कहा गया है, इससे ज्यादा इनके लिए कुछ है नहीं। तो मूलभूत रूप से मैं इतना ही इसमें सारे मैं कवर किया है, सारी बात करीब करीब आ गया है। एक बात ही खाली इसमें स्पष्ट रूप से हमारे सामने जो आ रहा है, ये सारी बात जो मालिक की मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की जो लालसा है उसको ही पूरा करने के लिए, उसको चरितार्थ करने के लिए सारे कानून में बदलाव ला रहा है। मजदूर को कभी भी छटनी किया जा सकता है, कभी भी कंपनी बंद हो सकती है। मुझे एक हमारे परिचित एक सिटीजन है, वो भी मजदूरों के बीच में कुछ काम करते, उन्होंने बोले उसमें क्या है, तो मतलब अगर मालिक को नफा नहीं होगा वो तो चला ही जाएगा ना, नुकसान करके कोई करेगा। मैं उनको बताया आज नफा नुकसान के लिए नहीं जा रहे, और कहीं पर ज्यादा नफा मिलेगा इसलिए वो चले जाते हैं। 5 साल गुजरात में रहा, 5 साल में सारे बेनिफिट एंजॉय किया, फिर पता चला कि झारखंड में जो है जमीन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, जंगल काट के जमीन मिल रहा है, उसका कोई कीमत ही नहीं है, मतलब पानी के भाव में हमें जमीन मिल जाएगा, वो पानी मिल जाएगा, तो वो यहां से पूरा शिफ्ट होकर वहां चला जा रहा है। और एक चीज भी फेनोमेना है, वो भी इसमें कहीं पर आया नहीं, हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे वहां एल्स्ट्रॉम करके कंपनी है, वो बंद हो गया अचानक। करीब करीब 1500 मजदूर कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट बेरोजगार हो गए। उसको जी कंपनी ने खरीद लिया, जी डबल। ऐसे कई कई सारे घटनाएं हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे ये क्यों हो रहा है। फिर एक समय थोड़ा एहसास ये हुआ, मजदूरों से बातचीत करते करते, कई दिनों से मजदूर काम करते करते सैलरी बढ़ते बढ़ते 70-80 हजार तक पगार हो जाता था। उसको अगर बंद कर दे तो नया मैनेजमेंट जो उस कंपनी में आएगा वो फिर से 20-25 हजार से शुरू करेगा, एक स्किल्ड वर्कर्स कोई, और वो भी जहां जाएगा वो भी कई नए सिरे से शुरू करेगा। वहां भी जो 70-80 हजार के पगार देके काम करना पड़ता था, वो भी 20-25 हजार या 30 हजार से शुरू करना पड़ेगा। करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का बचत हो जाता है उसका। इसीलिए ये प्रकार के बंद अचानक बोलते लॉस हो रहा है। मुझे जनरल मोटर्स के आज भी मुझे याद है, 2 दिन पहले पेपर में ही आ रहा है कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले कंपनी हमारा जो यूनिट है वह है हालोल का यूनिट। और उसका 2 दिन बाद में पेपर में देश के वड़ा प्रधान के साथ उनका हाथ मिलाते हुए फोटो आ रहा है, और दूसरी जगह में न्यूज आ रहा है कि अभी ये हालोल की कंपनी बंद किया जा रहा है। हम कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसा हो गया। हकीकत में यह है कि सारे दुनिया के, खाली देश के नहीं, सारे दुनिया के मजदूरों के ऊपर ऐसे बेरहम अत्याचार कानूनी ढंग से लाने की कोशिश चल रहा है। चैलेंज है हमारे सबके सामने। मजदूर हम सब है, कहीं पर व्हाइट कलर्ड है, कहीं पर बहुत ही एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं एरिस्टोक्रेट वर्कर्स हैं हम, कहीं पर जिसको बोले मजदूर काम करते करते 70-80 हजार हो गया, वो अपने आप को मजदूर समझने से, जैसा मीनाबेन ने बताया, मजदूर नहीं समझना चाहते हैं, व्हाइट कलर हो गए। व्हाइट कलर खाली सरकारी ऑफिस में ही नहीं होते, इनके अंदर भी होते हैं। वो स्किल लेबर बोलते हैं। पगार बढ़ते बढ़ते 70-80 हो जाता है, घर में बड़ा टीवी ले लिया लोन पे, 30 लाख का बड़ा गाड़ी ले लिया, या जो भी है, कीमत की बड़ी बात नहीं है, बड़ा घर बना दिया, लोन भर रहे हैं। अचानक पता चला नौकरी नहीं है, सुइसाइड करने जा रहे हैं, या तो मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। अभी मैं हमारे दिलीप भाई से एक बात सुना, मैं चौंक गया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट लड़का एमएससी किया हुआ है, उसको कई महीनों से नौकरी नहीं मिलने से वो एक मेंटल पेशेंट बन गया। तो ये सोचने वाली बात है। हमें इसको लेके कुछ जरूर हमें कदम उठानी पड़ेगी। हम लोग AIUTUC की तरफ से सारे देश में मजदूरों के बीच में वर्कर्स कमेटी बना के, कोई भी राजनीतिक पार्टी में क्यों ना मानते हो, इस मुद्दा को लेके सब एक होकर
वर्कर्स कमेटी बना के इसके सामने जुझारू आंदोलन चले, लंबे अरसे तक चले, लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ हायर एथिक्स एंड कल्चर, इस प्रकार के आंदोलन को बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बस इतना ही कह के मैं मेरा बात पूरा करूँ।